अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 11th क्लास का एक चैप्टर सेल डिवीज़न हमने आज शुरू किया। दरअसल जूम ऐप पर इसका पहला लेक्चर हुआ और आप लोग वहाँ पर थोड़े नए थे और बार बार बीच बीच में कुछ लोग अपने वीडियो ऑडियो को ओपन कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस होते रहे और वो लेक्चर थोड़ा सा इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिस्टर्ब रहा। ऐसा बोलने में कोई हर्ज नहीं है, फिर भी मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे अपने कवर किए। उस लेक्चर में जो चीज़ हमने पढ़े इस सेल डिवीज़न से रिलेटेड उसे मुख्तसर रिवाइज़ करेंगे और उसके आगे कंटिन्यू चलेंगे। ठीक, चलिए देखिए उस चैप्टर में मतलब उस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, इस चैप्टर का इब्तिदाई हिस्सा था वो स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया था कि एडोल्फ वर्च्यू ये जो साइंसदान है इसने एक खलवी नज़रिया जिसको अपन सेल थ्योरी कहते हैं, ये खलवी नज़रिया पेश किया। उसमें कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पहले चैप्टर में पढ़े हैं, जिसमें एक एक पॉइंट ये था कि जो भी सेल है ये सेल कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पहले से मौजूद खलियात से ही वजूद में आते हैं। ये उस खलवी नज़रिए का पहला पॉइंट था। नेक्स्ट दूसरी चीज़ ये थी कि हर जानदार चाहे वो यूनिसेल्युलर हो यानी एक खलवी हो या मल्टी सेल्युलर हो कसीर खलवी हो, ये अपनी ज़िंदगी जो स्टार्ट करते हैं वो एक सेल से करते हैं, सिंगल सेल से। ठीक है, और बाकी बहुत सारे दीगर पॉइंट्स थे, लेकिन ये दो पॉइंट्स का ताल्लुक़ इस चैप्टर से आता है। तो पहली बात ही हमको ये देखना होगा कि पहले से मौजूद खलियात प्री एग्जिस्टिंग सेल से अगर ये सेल वजूद में आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये पहले से मौजूद इस खलिए में क्या होगा, ये सेल डिवीज़न होगा यानी खलवी तकसीम होगी और ये नया सेल जो है या नया खलिया वजूद में आएगा। दूसरी बात, अगर ये मल्टी सेलुलर जानदार है यानी कसीर खलवी जानदार है और ये अगर अपनी इब्तिदा ये एक सेल से करते हैं और ये कसीर खलियात में अगर तब्दील होते हैं तो एक से अगर कसीर बनेंगे, कई बनेंगे, तो उसके पीछे भी जो लॉजिक होगा वो ये होगा कि कहीं ना कहीं सेल डिवीज़न होगा, कहीं ना कहीं खलवी तकसीम का अमल होगा। ठीक, तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि पहले से मौजूद खलियात से नए खलियात वजूद में आते हैं। और दूसरी चीज़, कसीर खलवी जानदार भी अपनी इब्तिदा अपनी जो लाइफ है वो शुरू कहाँ से करते हैं, एक सेल से, जिसे हम जायगोट या जगता कहते हैं। ठीक, याद रहेगा सबको। चलिए ये एक बात याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। जब खलवी तकसीम का अमल होता है, याद रखना है इस खलवी तकसीम के अमल को, वैसे इसकी तीन टाइप्स है, तीन तरह की तीन किस्में हैं, इसको डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं। एक को अमाइटोसिस कहा जाता है यानी गैर मसावी, और माइटोसिस, माइटोसिस को मसावी खलवी तकसीम कहते हैं। दूसरी को माइटोसिस कहते हैं और तीसरी को मियोसिस तकलीली। ठीक है, इसमें अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, इस तीनों को वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको एक चीज़ समझना है कि जब एक सेल यानी ये माइटोसिस खलवी तकसीम में, पहले इसको हम पढ़ने वाले हैं। इस माइटोसिस खलवी तकसीम में एक सेल से जब दो सेल बनेंगे यानी एक सेल से दो दुख्तर खलियात जब बनेंगे, दो डॉटर सेल जब बनेंगे, तो ये बनने का जो अमल है उस अमल को पूरा यानी एक सेल से दो सेल पूरे बनेंगे, उस पूरे अमल को सेल साइकिल, कभी कभी इसे एक क्वेश्चन कभी पूछा जाता है जिसको सेल साइकिल या खलवी चक्कर कहते हैं। ये बाद में डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पहले सेल साइकिल, ये चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सेल साइकिल किसे कहते हैं ये सबसे पहले हम लोग समझ लीजिए। देखिए सेल साइकिल जो है जिसको हम खलवी चक्कर कह रहे हैं, इसका मीनिंग ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है कि एक खलिए से दूसरा खलिया या दो सेल बनने का अमल। ठीक है, लेकिन अगर इसके सही मानों में डेफिनेशन अगर देखते हैं तो इसमें बहुत सारी स्टेप्स है, बहुत सारी इसमें मरहले है। तो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस, एक मरहलों में होने वाला अमल जिसके ज़रिए
एक खलिए से क्या होते हैं, 2 दुख्तर खलियात तैयार होते हैं, उसे हम सेल साइकिल या उसे खलवी चक्कर कहते हैं। अब ये कैसे होता है ध्यान दीजिए। देखिए इस सेल साइकिल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी इसके 2 मरहले हैं। एक मरहले को एम फेज कहा जाता है, यानी मसावी खलवी तकसीम या माइटोटिक फेज, ठीक है। दूसरा जो इसका फेज है उसको एक्चुअल में एक सेल से 2 सेल बनने का अमल इस मरहले के दौरान होता है। लेकिन अगर कोई एक सेल है, इससे जब ये 2 सेल बन रहे हैं तो इसके दरमियान इस सेल को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने अंदर तब्दीली करना पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास अगर 10 रुपीज़ है और हम ये चाह रहे हैं कि 2 लोगों को वो 10 मसावी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये 10 रुपीज़ कहीं ना कहीं लगवा कर, बिजनेस में लगवा कर या उसकी तिजारत करके हमको उसको 20 में बदलना पड़ेगा। तब जाकर हम यहाँ ये दोनों को 10 रुपीज़ क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। वैसा ही माइटोसिस खलवी तकसीम में जब क्रोमोसोम की तादाद अगर हम इक्वल यहाँ तकसीम करेंगे, इक्वल बांटेंगे, तो उससे पहले यहाँ उसको ये जो स्टेज है, इस स्टेज में उस खलिए को कुछ प्रिपरेशन करना होगा, उसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाता है। और दूसरी चीज़ ये एक खलवी यानी एक खलवी तकसीम का अमल है, दूसरे खलवी तकसीम अमल के दरमियान ये होता है, इसलिए इस फेज को इंटरफेज क्या कहते हैं, इसको इंटरफेज यानी दरमियानी हालत। इसको मसावी खलवी तकसीम या खलवी तकसीम वाली हालत, और इसको क्या कहा जाता है, इंटरफेज या दरमियानी हालत कहते हैं। चलिए याद रखिए। अब ये होता कैसे, चलिए पूरा यहाँ पर एक डायग्रामेटिक डायग्राम के ज़रिए अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एक पूरा खलवी चक्कर या एक सेल साइकिल का दौर है, यूनी डायरेक्शनल होता है, जैसे इस डायरेक्शन में ये होगा, याद रखिए, ठीक है। इस अमल में सबसे पहले हम इसको ये 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक वाला ये एम फेज, ठीक है, ये होगा एम फेज, ये वाला हिस्सा, और ये बाकी बचा हुआ पूरा जो है इसको हम कह रहे हैं इंटरफेज। क्या करें इसको, इंटरफेज, यानी यहाँ ये वाला इतना पार्ट जो है ये एम फेज कहलाएगा, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये इंटरफेज कहलाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। इसमें पहले हम इसको समझेंगे, बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। ये जो इंटरफेज है, ये इंटरफेज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसके इम्पॉर्टेंट फेज, जैसे यहाँ अगर इसको हम ऐसे 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, 1 2 3, 3 हिस्से यहाँ के बन जाएंगे। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट फेज है, जो अहम मरहला इसका, इसको एस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एस फेज, यानी एस माने यहाँ पर सिंथेसाइज, सिंथेसिस के माने तैयारी, किसी चीज़ को तैयार करना है। स्पेशली यहाँ पर डीएनए की तैयारी होती है। चलिए अब उसके बाद ये फेज मैंने अभी कहा आपको, इसको हमने कहा है एम फेज। ये पूरा स्टेज, ये पूरा मरहला यहाँ तक, ये ब्लैक में जो बता रही है, ये इंटरफेज हो गया। ठीक, इस इंटरफेज का ये वाला हिस्सा ये एस फेज कहला रहा है। इस एस फेज के पहले, इन शॉर्ट में हम उसे ये कह सकते हैं कि जहाँ पर ये माइटोसिस खलवी तकसीम यानी ये खलवी तकसीम अमल यहाँ ख़त्म होगा और एस फेज शुरू होगा, ये दरमियान वाला हिस्सा। तो ये दोनों के दरमियान एक गैप है, बराबर है। इसको फर्स्ट गैप कहा जाता, इसलिए इस फेज को G1 फेज क्या कहा जाएगा बेटा, G1 फेज, याद रखिए। क्या कहते हैं इसको, G1 फेज। दूसरा देखिए, ये एस फेज यहाँ ख़त्म होगा, इस एस फेज से लेकर तो कहाँ तक, ये एम फेज शुरू होने तक, इसके इब्तिदा तक ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा दूसरा गैप, या जिसको G2 फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, G2 फेज, याद रहेगा। चलिए देखो, पहले हमने क्या करे, इस सेल साइकिल को 2 हिस्सों में तकसीम करें, एम फेज और इंटरफेज। ये वाला एम फेज इतना, ये पूरा इंटरफेज, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये 1 से 3 घंटे, यानी आला दर्जे के हैवानात, नबातात यानी इवन इंसानों में जो खलवी तकसीम का अमल होता है उसको 24 आवर्स 24 घंटे का वक्त लगता है। इसमें 1 से 3 घंटे का जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन जो है तो ये पूरा के पूरा ये एम फेज के लिए लगता है, और बाकी का जो भी है 20-21 घंटे जो लगेंगे ये पूरा के पूरा इंटरफेज के लिए लगता है। इसमें सबसे बड़ा मरहला जो है ये होता है
इसको 6 से 8 घंटे का वक्त लगता है। इसको जो है यानी यहाँ पर इसको 5 घंटे 2 से 5 घंटे का वक्त लगता है। इसको तकरीबन 8 घंटे का वक्त लगता है। ये तीनों मरहले मिलकर यानी इंटरफेज यानी तकरीबन 20 के करीब 20 से 21 घंटों का वक्त टाइम पीरियड लगेगा। यानी ये इंसानों में होने वाला। बाकी दीगर जानदारों में खुर्दबीन जानदार अगर छोटी कोई जानदार है जैसे ईस्ट है, इसमें ये 90 मिनट्स में 90 मिनट्स में ही उसका पूरा सेल साइकिल का अमल मुकम्मल होगा। चलिए, तो यहाँ ये याद रखना है कि एम फेज और ये इंटरफेज, इसमें एम फेज में फिर और 4 मरहले उसको डिटेल आगे जाकर पढ़ेंगे, सिर्फ अभी आप याद रखिए ये एम फेज। तो यहाँ ये जो इंटरफेज है इस इंटरफेज में इसके 3 स्टेज हमने देखे हैं। एक को G1 यानी पहला गैप, S सिंथेसाइज तैयारी वाला, और G2 यानी जिससे हम कह रहे हैं दूसरा गैप। चलिए, अब यहाँ हमको देखना है कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले इसको देखना है एस फेज को। इसको सिंथेसाइज क्यों कहा गया? हमको पता है कि जो भी कोई सेल है, इस सेल में जब एक सेल से ये 2 दुख्तर खलियात बनेंगे तो इसमें ये क्रोमोज़ोम जो है, ये क्रोमोज़ोम यानी इस मरकज़ी में मौजूद क्रोमोज़ोम, इसकी तादाद इक्वल होगी, जिसको अपन माइटोसिस या मसावी खली तकसीम इसीलिए इसको कहते हैं। जैसे इंसान में 46 क्रोमोज़ोम है तो इस दोनों खलियात में भी 46 क्रोमोज़ोम्स पाए जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? अब जब यहाँ आपको यहाँ 46 क्रोमोज़ोम थे और यहाँ 46 में तकसीम करना है तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यानी इस दौरान वो होगा, यानी एम फेज के दौरान, माइटोसिस खली तकसीम के दौरान, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? जो क्रोमोज़ोम है उसको हमको डबल करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्रोमोज़ोम में हमको पता है क्रोमोज़ोम 2 चीज़ों से बना होता है, एक DNA से बना होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। तो इसलिए याद रखिए इसको हमेशा के लिए। इसलिए क्या होता है कि ये जो एस फेज है, इस एस फेज के दौरान डुप्लीकेशन ऑफ DNA यानी DNA के दोहरा होने का अमल होता है, और प्लस क्या होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन के बनने का अमल होता है। यानी ये 2 चीज़ें यहाँ बनेगी इस एस फेज के दौरान। ठीक, समझ में आ गया बेटा? इसीलिए इसको एस फेज या सिंथेसाइज फेज कहा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है इसका। लेकिन हमको एक बात पता है कि ठीक है, ये क्रोमोसोम्स, ये मरकज़ा, ये डबल हो रहा है, लेकिन इसके अलावा इसमें खलीय माया है, इसको डबल करना है। खलीय माया में मौजूद बहुत सारे खलीय हैवान से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तवानिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी सामे वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें, इनको भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब डबल हो गए तो जाकर यहाँ जो है तो ये क्या हो गए, इक्वल मसावी तकसीम हो गए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी प्रोटीन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रोटीन की तैयारी होगी, RNA का डुप्लीकेशन होगा, यानी तीनों RNA जिसको हम mRNA, rRNA और tRNA कहते हैं, ये तीनों RNA बनेंगे, प्रोटीन बनेगा। ये G1 फेज के दौरान होगा। दूसरा, ये जो G2 फेज है इसको ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। इसके अंदर खलिए का नशोनुमा होगा और खलवी हैवान से प्रोटीन की तालीम, प्रोटीन की तैयारी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर डबल होती जाएंगी। इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये जो प्रोटीन यहाँ तैयार हुआ, इस प्रोटीन का और यहाँ प्रोटीन बनने का सिलसिला जारी रहेगा और खलवी हैवान से ये डबल हो गए। खलिए की जसामत बढ़ेगी, खलिए माए की जसामत यानी खलिए माए की जो मिकदार है वो बढ़ जाएगी। यानी इन शॉर्ट में यहाँ जो है ये खलिया डबल हो जाएगा, ताकि यहाँ एम फेज में माइटोसिस खलवी तकसीम में वो मसावी तरीके से तकसीम हो सके। इस तरह से ये सेल साइकिल का जो पहला यानी ये स्टेज है जिसको अपन इंटरफेज कह रहे हैं, ये इसको याद रखिए। ठीक है, अब ये एम फेज को अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं इसके आगे कंटिन्यूशन में। तो ये इंटरफेज याद रखिए, इसको अपने 3 हिस्सों में तकसीम किए। एक है G1 फेज, एक है एस फेज और एक है G2 फेज। ये तीनों में क्या क्या होता है यहाँ पर आपने डिटेल में उसको समझ लिया। चलिए, उसके बाद जो एम फेज है, ये एम फेज अभी अपन पढ़ने वाले, खलवी तकसीम जिसे कह रहे हैं अपन, या जिसे सेल डिवीजन कह रहे हैं। उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो खलियात है, इन खलियात में खलवी तकसीम नहीं होती है, यानी खलवी तकसीम की ज़रूरत नहीं होती है। वो खलियात फिर क्या करते हैं, इस एम फेज के बाद यानी खलवी तकसीम होने के बाद ये जो है ये एक फेज में चले जाते हैं जिसको G0 फेज या G0 फेज कहा जाता है। G0 या G0 फेज, यानी जब खलवी तकसीम की ज़रूरत खलिए को नहीं होती है उस दौरान, यानी ये रेस्टिंग हो जाता है, उसी हालत में रह जाता है। और अगरचे उस खलिए को दोबारा से खलवी तकसीम की ज़रूरत पड़े तो फिर क्या होगा, ये जो G0 फेज है, G0 से ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, G1 में, और फिर ये प्रोसेस होगा और फिर जाकर खलवी तकसीम का अमल होगा। तो इस तरह से याद रखना है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज
और एक नई चीज़ मैंने आपको बताया जिसको G0 फेज कहा जाता है या G0 फेज कहा जाता है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ याद रखना है जो इंटरफेज में होती है। अब एम फेज को हम डिटेल में देखेंगे, यानी जो कलवी तकसीम में। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा आप लोग आपके बुक में, या इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। चलिए यहाँ पर हमने एक चीज़ को देखा कि यहाँ एक सेल से, जैसे यहाँ एक सेल से दूसरा सेल कैसे तैयार हुआ, जिसको अपने सेल साइकिल कहा, और इसमें कैसे सीक्वेंशियल, ये इसी तरतीब में होगा, इसलिए इसको सीक्वेंशियल कहा जाता है, सीक्वेंशियल स्टेप्स में होने वाला अमल। चलिए अब यहाँ पर हम एम फेज को देखते हैं या सेल डिवीजन को देखते हैं। चलो इसको मैं कट करता हूँ, ये डायग्राम को रहने देता हूँ ताकि वो एम फेज आपके समझ में आ जाए, फिर उसको डिटेल 1 बाय 1 अपन देखते चलेंगे। अब यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि जो सेल डिवीजन है कलवी तकसीम, सेल साइकिल तो हुआ, सेल डिवीजन जो है ये सेल डिवीजन की 3 टाइप से देखिए। एक को कहा जाता है अमाइटोसिस, दूसरे को कहते हैं माइटोसिस, और तीसरे को कहते हैं मियोसिस। ठीक है, हमको अभी ये इसको डिटेल में पढ़ना है। अमाइटोसिस बहुत शॉर्ट में है, ज़्यादा डिटेल में है नहीं है, तब भी उसको पहले उसको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ ये जो अमाइटोसिस है, ये अमाइटोसिस सेल डिवीजन से पहले अगर हम इसको समझ लेंगे तो वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसको बाद में समझते हैं, बहुत डिटेल में है ये। तो पहली बात हमको एक चीज़ यहाँ समझना है कि माइटोसिस सेल डिवीजन, मसावी कलवी तकसीम हम इसे कह रहे हैं, ये माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, इसके कुछ जनरल पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बात यहाँ याद रखेंगे, कभी कभी माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस के लिए काम आ जाएगा आपको ये, या और जगह जहाँ भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा उसको याद रखने में। पहली बात याद रखना है, यहाँ माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, यानी क्या होता है, एक खलिए से 2 खलियात बनते हैं, पहली बात याद रखो। चलिए दूसरी बात याद रखना है हमको कि ये जो अमल होता है ये जिस्मानी खलियात में, जिसको सोमैटिक सेल कहते हैं, कहाँ होता है बेटा ये सोमैटिक सेल, जिसको जिस्मानी खलियात कहते हैं, यानी जिस्मानी खलियात में होने वाला अमल। पहला पॉइंट 1 से 2 खलियात बनेंगे, दूसरा सोमैटिक सेल में ये अमल होता है, क्योंकि आला दर्जे के या कसीर खलवी जानदारों में 2 तरह के खलियात होते हैं, एक को जिस्मानी खलियात कहा जाता है, दूसरे को रिप्रोडक्टिव या तौलीदी खलियात कहा जाता है। तो ये जिस्मानी खलियात में होने वाला अमल है। चलिए 2 बातें याद होगी। तीसरी चीज़ यहाँ याद रखना है आपको, इसमें जो क्रोमोसोम की तादाद है, ये क्रोमोसोम की तादाद डॉटर खलियात में दुख्तर खलियात में इक्वल होगी, यानी जितने मदर खलियात में होंगे, जितने पहले के खलिए में होंगे, उतने ही तैयार होने वाले खलियात में होगी। यानी यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इसीलिए इसको माइटोसिस कहा गया, इक्वल डिवीजन इसीलिए इसको कहा गया। चलिए ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है, ये जो है ये अमल इसलिए होता है जिसकी वजह से जानदारों में ग्रोथ या नशोनुमा होता है, क्योंकि अगर एक सेल से कई सेल बनेंगे, कसीर खलियात बनेंगे, तो जानदारों की जसामत में इजाफा होगा, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। समझ में आ गया। और बहुत सारे दीगर पॉइंट्स हैं, ये कुछ जनरल पॉइंट्स इससे रिलेटेड आप याद रखिए, इसके इंपॉर्टेंट में, इसकी अहमियत में फिर आप उसको डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए अब ये जो माइटोसिस कलवी तकसीम है, ये माइटोसिस कलवी तकसीम के 4 मरहले हैं। देखिए माइटोसिस कलवी तकसीम के कितने मरहले हैं, 4। ये अमाइटोसिस को बाद में देखते हैं। ठीक, माइटोसिस कलवी तकसीम के 4 मरहले, 4 स्टेजेस है। कौन सी है देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उनको। ठीक है, अरे एक हो, पहली जो फेज है इसकी या पहली स्टेप है उसको कहते हैं प्रोफेज, इसको उर्दू में पहला मरहला कहते हैं। दूसरा मरहला सेकंड, इसको मेटाफेज, तीसरा या थर्ड फेज जिसको कहते हैं एनाफेज, और चौथा मरहला या 4th स्टेप जिसे कहते हैं टीलोफेज। देखिए 4 नाम याद रख लो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जैसा यहाँ ये इंटरफेज को 1, 2, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, वैसा ये एम फेज जो है ये 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4। पहले वाली प्रोफेज होगी, यहाँ लिख लेना आप लोगों ने लगे तो इसके अंदर। दूसरे वाली मेटाफेज होगी, तीसरे वाली एनाफेज होगी, चौथे वाली टीलोफेज होगी। और ये चारों मरहले मिलकर, इससे हम कह रहे हैं माइटोसिस, यानी चारों मरहले मिलकर जो है तो मसावी कलवी तकसीम का अमल होगा।
ठीक, समझ में आ रहा है। अब ये कैसे होता है ये हमको देखना है, प्रोफेज कैसे होगा, मेटाफेज कैसे होगा, एनाफेज कैसे होगा, टेलोफेज कैसे होगा। तो ये जो खलवी चक्कर यानी सेल साइकिल की ये डायग्राम है, इसको आप लोग बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइटोसिस के ये इब्तिदाई पॉइंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब वन बाय वन, एक के बाद एक, ये चारों स्टेजेस को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या होता है इसमें। हर स्टेज की यहाँ डायग्राम में बनाऊंगा, आप लोग उससे भी नोट डाउन कर लीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, अब चलिए जब इंटरफेज हो जाएगा यानी एक खलवी तकसीम हो गई, दूसरी खलवी तकसीम के लिए खलिया तैयार है, तो ये खलवी तकसीम का अमल जब होगा तो पहला मरहला जिसको अपन प्रोफेज कह रहे हैं, ये प्रोफेज ये कैसे होगा। देखो प्रोफेज के दौरान क्या क्या होगा, कौन सी तब्दीलियाँ होगी। ठीक है, सबसे पहले ये जो सेल है, ये जो खलिया है, इस खलिए में ये यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, इसका ये मरकज़ है। ध्यान दीजिए, इस मरकज़ में जो क्रोमोसोम्स है ये इस तरह से यहाँ क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, अब ये तमाम क्रोमोसोम्स प्रोफेज के दौरान इसमें क्या होगा, देखिए इसमें कौन सी तब्दीलियाँ होगी, क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ ये होगा, ये मरकज़ यहाँ बना रहा हूँ मैं आपके समझने के लिए। ठीक है, ये खलवी झिल्ली है। ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स इनकी लंबाई कम हो जाएगी, यानी अगर इसकी लंबाई ऐसी कम हो जाए, देखिए तो जाहिर सी बात है किसी भी थ्रेड, किसी भी रेशे, क्योंकि रेशे के मानंद है, तो उस रेशे की अगर हम लंबाई कम करेंगे तो उसकी मोटाई जो है ये बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ क्या हो रहा, क्रोमोसोम्स की लंबाई कम हो रही, इसके ये जो रेशे है, ये रेशे इस तरह से हमको दिखाई देंगे, यानी हम सिंपल माइक्रोस्कोप से इसको देख पाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, यानी लंबाई कम हो रही और जो कंडेंस एक दूसरे में से जुड़े हुए जो थे ये ऐसे सेपरेशन हो गए, अलग अलग हो गए। अब ये सब होगा, ये प्रोफेज की इब्तिदाई हालत, इसको प्री प्रोफेज कहा जाता है या पहली प्रोफेज कहा जाता है। प्रोफेज के लास्ट में, आखिर में क्या होगा, प्रोफेज के आखिर में ये होगा कि ये सेल है, इस सेल में यहाँ ये इसके ऊपर मौजूद, जैसे ये मरकज़ है, इस मरकज़ में यहाँ मरकज़ीचा था, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माने मरकज़ी झिल्ली है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म खलवी साइटोप्लाज्म जैसे होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म खलवी मरकज़ी माया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इस स्टेज में इसके ऊपर का ये जो ग्लाफ है, ये ग्लाफ धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यानी मरकज़ी झिल्ली ख़त्म हो जाएगी, मरकज़ी झिल्ली ख़त्म हो जाएगी, मरकज़ीचा ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर ये सब निकल जाए तो मरकज़ी माया इसमें रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रियोल्स हो गए, ये सेंट्रियोल्स तकसीम होकर यानी 2 से 4 सेंट्रियोल्स बन जाएंगे। ये सेंट्रियोल जो है तो फिर ये एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल बनेंगे और ये इस 2 कुतबैन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, यानी ये खलिए के ये 2 सिरे या इस तरफ दोनों किसी न किसी कुतबैन की तरफ दोनों तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो प्रोफेज के दौरान ये सब कुछ होगा। देखो प्रोफेज में क्या क्या होगा याद रखो, क्रोमोसोम की लंबाई कम होगी, क्रोमोसोम की मोटाई में इजाफा होगा, क्रोमोसोम सिंपल माइक्रोस्कोप से आसानी से दिखाई देंगे। प्रोफेज के लास्ट में मरकज़ीचा, मरकज़ी झिल्ली, मरकज़ी माया ये ख़त्म हो जाएगा, सेंट्रियोल डबल हो जाएगा और इस तरह से ये हालत, ये स्टेज, क्योंकि आप देखो इसके मरकज़ी के ऊपर की मरकज़ी झिल्ली अगर निकल जाए तो ये क्रोमोसोम यहाँ फ्री हो गए, आज़ाद हो गए यहाँ पर। ये हालत जो है प्रोफेज की लास्ट स्टेज होगी, यानी प्रोफेज के आखिर में इस तरह से ये खलिए में तब्दीली हमको दिखाई देगी। चलिए उसके बाद फिर क्या होगा, मेटाफेज शुरू होगा। इस मेटाफेज में क्या होगा, देखिए इस मेटाफेज के दौरान जो है तो ये सभी जो क्रोमोसोम जो यहाँ पे फ्री हो गए, देख लीजिए ये क्रोमोसोम जो है तो यहाँ इस तरह से देखिए ये इक्वेटर पर, इक्वेटर हम उसे कहते हैं जहाँ से 2 इक्वल पार्ट्स, जहाँ से 2 मसावी हिस्से हो उसको इक्वेटर कहते हैं। जैसे आपने देखे होंगे दुनिया का जो ग्लोब है उसके दरम्यान वाली जो खत है, उसके दरम्यान वाला जो खत है वो लाइन, उसको अपन इक्वेटर कहते हैं। तो वैसा ये सेल का दरम्यान वाला हिस्सा, इसको इक्वेटर कहा जाता है। ये इक्वेटर पर ऐसे इस तरह से यहाँ क्रोमोसोम्स जमा हो जाएंगे। ठीक समझ में आ रहा है। ये जमा होने के बाद फिर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ ये क्रोमोसोम जमा होने के बाद इसको हम इस तरतीब में बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ऐसे क्रोमोसोम अगर बनाते हैं थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है।
ठीक, चलिए बेटा, ये उसके बाद यहाँ पर ठीक है। और यहाँ हमने ये देखे थे कि जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल यहाँ ये इस जगह ये कुदबैन पे चले जाएंगे, यानी ये हालत कब हो रही है? मेटाफेज के दौरान, यानी सभी क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए, दरम्यान में आ गए। इसको जो है इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है, इसको माइटोसिस प्लेट भी कहते हैं। यहाँ आने के बाद ये सेंट्रियोल्स ये दो कुदबैन के यानी दो पोल पे चले गए, और यहाँ धीरे धीरे जो है तो इस तरह से एक फाइब्रोजिन नाम के प्रोटीन से ऐसे रेशे फॉर्म हो जाएंगे, ऐसे रेशे जिनको ट्यूबुलिन नाम का एक वो होता है, फाइबर होता है, ट्यूबुलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसके ज़रिए ऐसे रेशे फॉर्म हो जाएंगे। इसको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पिंडल फाइबर्स। उर्दू में इसको तकला धागे कहा जाता है, ठीक है। तकला कहना, किसी को टकला नहीं कहना, ठीक, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए, तो ये जो है स्पिंडल फाइबर्स यहाँ ये सेंट्रियोल से फॉर्म हो रहे और ये इस तरह से क्रोमोसोम से जुड़ रहे हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम को डिटेल अपन कहीं एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। क्रोमोसोम के यहाँ दरम्यान में एक ऐसा नुक्ता होता है, उसको बैनी नुक्ता कहते हैं, दरम्यान है इसलिए। इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? सेंट्रोमियर, याद रखिए। इसकी जो दो शाखें हैं ये क्रोमोसोम की, ये दो शाखें क्रोमैटिन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये एक शाख, ये दूसरी शाख, इसको कहते हैं क्रोमैटिन। ऐसा स्ट्रक्चर ये क्रोमोसोम का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर ने क्या किया, इसको ये दो में बनाए, क्योंकि ये सेल जब माइटोसिस में दाखिल हुआ उससे पहले इंटरफेज हुई, और इंटरफेज में हमने देखे एस फेज हुआ, सिंथेसाइज हुआ, डीएनए डुप्लीकेट हुआ, स्टोन प्रोटीन डुप्लीकेट हुआ। इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो अपने पास क्या था? डबल था, जिसकी वजह से यहाँ ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन यहाँ पर ऐसे 4 हो गए। ठीक, समझ रहे बेटा? यानी यहाँ ये क्रोमैटिन अब कैसे है? 4 है। अब क्या हुआ, ये जो सेंट्रियोल है, ये यहाँ देखो, ये यहाँ पर ये सेंट्रियोल से इस तरह से इस तरफ और इस तरह से दूसरा, ये ऐसे स्पिंडल फाइबर जुड़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, यानी माइटोसिस में क्या हुआ? देखो, माइटोसिस में सभी क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए या दरम्यान में आ गए। यहाँ पर ये देखो सेंट्रियोल, इस सेंट्रियोल से तकला धागे तैयार हो गए, और ये तकला धागे किससे ज्वाइंट हो गए? यहाँ पर सेंट्रोमियर, इसको सेंट्रोमियर कहा गया। देखो, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल दो में कन्फ्यूज होता है, याद रखिए, दो डिफरेंट चीज़ें, अलग अलग चीज़ें। ये सेंट्रोमियर से यहाँ ज्वाइंट होने के बाद ये सेंट्रोमियर यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल यानी ऐसा तूली तरतीब में ऐसा तकसीम होगा, डिवाइड हो गया है, क्योंकि एक तरफ ये स्पिंडल फाइबर एक तरफ इसको खींचेगा एक तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 सेंट्रोमियर बन जाएंगे। हर क्रोमोसोम में ऐसे 2 सेंट्रोमियर, और ये 2 सेंट्रोमियर से जो है तो ये स्पिंडल फाइबर ऐसे जुड़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक सेंट्रोमियर यहाँ पे बनेगा, एक सेंट्रोमियर यहाँ पे बनेगा, और ये दोनों सेंट्रोमियर से जो है तो ये इस तरह से ये फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स ज्वाइन हो गए। ठीक है, यानी मेटाफेज में ये सब कुछ होगा। याद रखिए, क्या होगा मेटाफेज में? तमाम क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आ जाएंगे, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स तैयार हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल को सेंट्रोमियर को जुड़ जाएंगे, और सेंट्रोमियर 2 हिस्से में तकसीम हो जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम एनाफेज कह रहे हैं। क्या करें बेटा? एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, देखो ध्यान दीजिए। इस एनाफेज के दौरान ये होगा कि धीरे धीरे ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर जो है तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्रोमोसोम्स था, ये क्रोमोसोम्स था, ये 2 सेंट्रोमियर बन गए थे, ये था, ये और ये था। यहाँ पे फिर मैंने रेड में उसी तरह से 3 बनाया था, याद होंगे आपको। ठीक है, ये और ये, यहाँ पे ये और ये, यहाँ पर ये और ये। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये इससे जो जुड़े हैं, ये स्पिंडल फाइबर जो है तो इसका सिकुड़ना शुरू हुआ। मतलब क्या हो रहा कि ये इस क्रोमोसोम को अपने तरफ खींच रहे हैं, यानी ये इस तरफ खींच रहा है, ये अपने जानिब खींच रहा है। तब बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ सेंट्रोमियर 2 थे, 2 होने से यहाँ से ये ऐसे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ठीक है, और ये एक क्रोमोसोम से क्या हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे, और 2 क्रोमोसोम बनने की वजह से इस एनाफेज के लास्ट में, एनाफेज के आखिर में ये होगा
कि ये इस तरह से ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखिए, ठीक है, ये 3 इस तरफ चले जाएंगे, ये 3 इस तरफ आ जाएंगे, मतलब 6 बनाए अपने तो 6 बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसके बीच में रेड वाले बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 4 बना दीजिए, 6 बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये जो है ये स्पिंडल फाइबर इनको इस तरफ इस जानिब ऐसे खींच लेंगे, यानी क्या हो रहा देखो, एनाफेज के दौरान क्या हो रहा, एनाफेज के दौरान ये हो रहा कि स्पिंडल फाइबर्स क्या हो रहे, सिकुड़ने का अमल हो रहा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, वो सिकुड़ने से जैसे किसी चीज़ को अपन धागे से बांध और अपने तरफ खींचो उसको, तो वो चीज़ अपने साथ क्या हो जाएगी, अपनी तरफ आ जाएगी। वैसा यहाँ ये धागे इससे बंधे हैं, ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम को अपने तरफ खींचेंगे, तो ये क्रोमोसोम बीच से यहाँ से ऐसे तुली तरतीब में टूट जाएंगे और ये एक जानिब एक क्रोमोसोम का सेट, दूसरी जानिब दूसरे क्रोमोसोम का सेट बन जाएगा और ये 2 क्रोमोसोम के सेट, 2 कुतबैन, ये 2 पोल के जानिब क्या हो जाएंगे, रागी हो जाएंगे। ये अमल होगा एनाफेज के दौरान। कहाँ होगा बेटा, एनाफेज के दौरान। अब चले इसकी लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, जो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, टीलोफेज के दौरान ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली ये क्रोमोसोम्स यहाँ चले जाएंगे, यानी कहाँ गई ये, इस आखिरी सिरे पर इसके, ठीक। यहाँ जाने के बाद टीलोफेज की इब्तिदा में ये हो जाएगा। यहाँ जाने के बाद टीलोफेज के लास्ट में क्या होगा, दोबारा से यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल थे, ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स ये डिसअपियर हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर दोबारा से इसके ऊपर एक ऐसी झिल्ली, एक ऐसा मेम्ब्रेन फॉर्म होगा जिसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोलस दोबारा आ जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस दोबारा आने से इस एक सेल में, इस एक खलिए में हमको एक चीज़ दिखाई देगी कि ये सेल तो एक होगा लेकिन इस सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। क्या हुआ बेटा, इसमें अब 2 न्यूक्लियस पाए गए। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, क्या हुआ था, पहले फेज में तमाम क्रोमोसोम्स की लंबाई कम हुई, मोटाई बढ़ी, ये दोनों सेंट्रियोल एक सेंट्रियोल तकसीम होकर 2 बन गए, 2 कुतबैन की तरफ चले गए। मेटाफेज में इक्वेटर पर आ गए, स्पिंडल फाइबर तैयार हो गए, क्रोमोसोम से जुड़ गए। एनाफेज में क्या हुआ, ये 2 क्रोमोसोम 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, 2 सेट बने और 2 कुतबैन की तरफ जाने लगे। टीलोफेज में मुकम्मल 2 कुतबैन की तरफ चले गए, दोबारा से यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस आ गया और एक खलिए में 2 मरकज़े, 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। और ये अमल हमने देखे, अभी पूरा खलिया, पूरा सेल तकसीम नहीं हुआ, पूरा सेल डिवीजन नहीं हुआ। क्या हुआ सिर्फ अभी यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। किसका डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन। और इस न्यूक्लियस के डिवीजन को जो है, क्योंकि ये जो माइटोसिस खलवी तकसीम है, इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसका एक जो पार्ट होता है, एक जो हिस्सा होता है, उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। याद रखिए, क्या कहते हैं बेटा इसको, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोस के माने होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस के माने होता है डिवाइड करना, तकसीम करना। तो यहाँ हमने क्या किए, इस मरकज़ को या इस न्यूक्लियस को 1 से 2 बना दिए। अब यहाँ 1 से 2 मरकज़ बने हैं और यहाँ अब इस एक खलिए के अंदर जो है तो 2 मरकज़ें तैयार हैं। इसे हम कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या करें इसको, कैरियोकाइनेसिस। यानी यहाँ क्या हुआ कि अभी इस एक खलिए में मरकज़े से, यानी एक मरकज़े से 2 मरकज़ें तैयार हुए। अभी खलवी माया तकसीम होना बाकी है और जो खलवी माया तकसीम होगा, उस खलवी माया के तकसीम के अमल को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं बेटा उसको, साइटोकाइनेसिस। यानी साइटोप्लाज्म हम खलवी माया को कहते हैं, मरकज़े को कैरियोस कहा जाता है। इसीलिए साइटोकाइनेसिस के माने हैं खलवी माया की तकसीम। यानी इसके माइटोसिस की 2 स्टेप्स होगी, एक कैरियोकाइनेसिस होगा और दूसरा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में ये 4 स्टेजेस याद रखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टाइम कितना दे, ठीक है, इतना ले लेते साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जब ये एक खलिए में 2 मरकज़े बन गए लेकिन अभी मुकम्मल खलवी तकसीम का अमल नहीं हुआ। अब यहाँ क्या करते हैं, ये खलवी माये का ये जो यहाँ पर जो है, अगर हम इसको तकसीम कर देंगे इस तरह से, देखो ध्यान दीजिए, तो यहाँ 2 सेल बन जाएगी, समझ रहे। लेकिन यहाँ ये 2 सेल 2 मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग तरीके से होते हैं। हमको एक बात पता है कि जो प्लांट सेल होते हैं, याद रखिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल पर क्या होता है, सेल वॉल होता है पता है ना सबको। एनिमल सेल पे सेल वॉल नहीं होता, जैसे ये प्लांट सेल, इस पे सेल वॉल है।
और एनिमल सेल अगर हम बनाएंगे तो इस एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होगा। अब सेल वॉल नहीं है तो ये सेल कैसा होगा, स्मूथ होगा, रिजिड नहीं होगा, सख्त नहीं होगा। और प्लांट सेल क्या होगा, रिजिड होगा, सख्त होगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एनिमल सेल में, जैसे अब ये सेल को यहाँ बना रहा हूँ, ये एनिमल सेल है यानी हैवानी खलिया है, जिसमें एक सेल में 2 मरकज़ हैं। तो यहाँ जो साइटोकाइनेसिस होगा यानी ये खलीय माया जो तकसीम होगा वो कैसे होगा, इसमें क्या होगा, धीरे से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, दरार जिसे कहते हैं हम अंदर की जानिब, ऐसे एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म होगा, फरोज भी कहा जाता है इसको। ये कंस्ट्रक्शन फॉर्म होने के बाद धीरे धीरे दोनों जानिब से कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ऐसा बढ़ता जाएगा, ये ऐसा बढ़ेगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा, ये फरोज बढ़ता जाएगा, और ऐसे मुकम्मल जब जुड़ जाएगा यानी खलवी झिल्ली जुड़ जाएगी तो ये 2 डॉटर सेल यानी ये 2 डॉटर सेल हमको मिल जाएंगे। इसको साइटोकाइनेसिस एनिमल में होने वाला कहा है। यानी ये कैसा होगा, एक कंस्ट्रक्शन के ज़रिए, एक दरार के ज़रिए, या जिसे हम कहते हैं फरोज के ज़रिए। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्लांट सेल में एक सेल वॉल है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी यहाँ अंदर की तरफ ये दरार पैदा नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, जैसे ये सेल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो इस खलवी माए में दरमियान में एक छोटी सी एक ऐसी एक खलवी झिल्ली या खलवी दीवार कह सकते हैं हम, वो फॉर्म होगी और उसे कहते हैं सेल प्लेट। क्या कहते हैं बेटा इसको, सेल प्लेट। याद रखिए, सेल प्लेट के ज़रिए बहुत बार पूछा जाता है, एनिमल सेल में कंस्ट्रक्शंस के ज़रिए, फरोज के ज़रिए, दरार के ज़रिए साइटोकाइनेसिस होता है या खलवी माए की तकसीम होती है, और इसमें सेल प्लेट के ज़रिए होती है। इसको अक्सर नीट वगैरह में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब ये सेल प्लेट यहाँ छोटी सी फॉर्म होगी, ये सेल प्लेट छोटी सी फॉर्म होने के बाद धीरे धीरे ये सेल प्लेट इस तरफ भी ग्रो होगी, इस तरफ भी ग्रो होगी, धीरे धीरे इसी ग्रो होगी, और लास्ट में इस बाउंड्री पे जब आ जाएगी तो यकीनन यहाँ पर एक खलिया माया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और 2 मसावी खलियात यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। इसी को हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। इस तरह से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होने के बाद हमारे पास जो एक सेल था, इस एक सेल से ये 2 सेल, अगर प्लांट में है तो, एनिमल में है तो ये 2 सेल इस तरह से तैयार हो गए। इसमें ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम से इक्वल हो गए, मसावी हो गए, इसीलिए इसको माइटोसिस कहा जाता है, इसीलिए इसको मसावी खली तकसीम कहा जाता है। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह अमाइटोसिस को पढ़ेंगे और प्लस ये माइटोसिस सेल डिवीजन है, इसका इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, इसकी अहमियत पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पीरियड में अमाइटोसिस और माइटोसिस के इम्पोर्टेंट के साथ।